देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमने गणित का एक ऐसा वायरल पेपर आपके लिए ढूंढ निकाला है जिसके हर एक क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी विद्यार्थी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है ना, आज की इस वीडियो को देख लेना। गारंटी दे रहा हूं कि भाई साहब, गणित में आप लोग जीरो से हीरो बनने वाले हो। क्योंकि यहां पर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गणित का पूरा नॉलेज दिया जाएगा और कैसे आप 70 में 70 ला सकते हो गणित में, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी। तो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया और आज की इस क्लास में हम लोग गणित का एक वायरल मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ा है, हम आपको पता होगा कि हम आपके लिए भाई डेली हर एक सब्जेक्ट के वायरल मॉडल पेपर आपको करा रहे हैं। और अगर आप इनको शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो, हर वो विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम में 95+ लाना चाहता है, अगर इन क्लासों को डेली देखता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई साहब, आपको बोर्ड परीक्षा में हर एक सब्जेक्ट में 95+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है, क्योंकि आप सोचो कि आपको बोर्ड परीक्षा से पहले पता चल जाने वाला है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। तो वह पूरी जानकारी आपको मिल जाती है मॉडल पेपर से। इसी वजह से कह रहा हूं कि भाई इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो ना, तो हजारों स्टूडेंट से आप आगे निकल जाते हो। ठीक है, और चलिए सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करता हूं, तो आपके पेपर में जो भी आपका गणित का पेपर रहने वाला है ना, आप सभी को पता है कि भाई 70 नंबर का पेपर आएगा आपकी परीक्षा में। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट इस पूरे पेपर को करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। जिसमें अगर मैं बात करता हूं तो 15 मिनट तो आपको पेपर को एकदम अच्छे से पढ़ना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। ठीक है, हमको कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं भाई, कहाँ कितना समय किसमें देना है। तो यह चीज़ आपको भाई स्टार्टिंग के 15 मिनट में अपने मन में पूरी इसकी जनगणना कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो भाई यहां पर आपको अनुक्रमांक लिखना पड़ेगा पेपर में अपने। ठीक है, कॉपी में नहीं, पेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, ये पेपर की बात होती है। अगर मैं बात करता हूं आगे की, तो स्टार्टिंग की चीज़ वही 15 मिनट मैंने आपको बताया कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है समझना भाई। अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे ना, तो ये भी समझ सकते हो कि आप लोग बोर्ड परीक्षा में बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। इस वजह से ये जो निर्देश लिखे होते हैं ना, इनको पढ़ लेना एक बार। क्योंकि भाई अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे ना, तो आपसे पेपर में आगे गलती हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से क्या करेंगे, सभी के सभी विद्यार्थी निर्देश को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, हम समय ज़्यादा गवाएंगे नहीं, हम सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जिससे कि आपको क्वेश्चंस पता चलें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि भाई 1000% आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 100% आपके पेपर में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। सभी विद्यार्थी यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी होंगे। यानी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके परीक्षा में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने कितने नंबर के भाई, एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं आप इस पेपर की बात करता हूं, संपूर्ण पेपर की, तो जिस विद्यार्थी ने इस क्लास को एकदम अच्छे से देख लिया ना, जो ये आपके पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चंस आते हैं भाई, ये टोटल 20 पूछे जाते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरी जानकारी आज की इस क्लास के अंदर आपको होने वाली है। साथ ही साथ आपको वह क्वेश्चंस पता चलने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में सीधा आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं और 2026 में आपको देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए 20 नंबर सबसे पहले हम लोग पक्का करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको नोट करने हैं। और जिस भी विद्यार्थी को क्वेश्चंस आते हैं तो भाई बताएगा जरूर हमको। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूं, सबसे पहले क्वेश्चंस की, तो पहला यह क्वेश्चंस ना आपको हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। डेफिनेटली 2026 में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो देखो यहां पर कह रहा है कि 26, यदि 26 156 का लासा आप लोगों को 156 दे दिया गया है, तो भाई आपको बताना है कि इसका मासा क्या होगा। यानी इसके मासा का मान आपको ज्ञात करना है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आपने अभी तक यह नहीं पता लगा पाया है कि आपको 95+ कैसे लाने हैं, तो भैया इस क्लास को पूरा देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं
सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट से लिया गया है, इस बात को आप याद कर लेना वास्तविक संख्या से। देखो होता क्या है कि जब भी कभी आपको पेपर में एचसीएफ दे दे, ठीक है, और आपको पेपर में एलसीएम दे दे और आपसे कह दे, या फिर ऐसे समझो कि अगर आपको कोई दो संख्या दे दे, ठीक है, कोई आपको दो संख्या दे दे और आपसे कह दे इन दो संख्याओं से आप लोग एचसीएफ निकालिए, है ना, और या फिर आपसे कह दे कि एलसीएम निकालिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये होगी कि इन दोनों में से किसी एक का मान आपको दे रखा होगा। जैसे कि मासा का मान यहाँ हमको फाइंड करना है और लासा का मान 156 दे रखा है, तो यहाँ पर एचसीएफ की जो वैल्यू है वो हमको फाइंड करनी है। और आगे हमको अगर मैं बात करता हूँ तो एलसीएम की वैल्यू हमको 156 जो है वो ज्ञात है। ए बराबर अगर मैं बात करता हूँ यानी एक संख्या हमारी 26 दे रखी है, अगर मैं बी बराबर यानी दूसरी संख्या की बात करता हूँ तो वह हमारी 156 दे रखी है, ठीक है, यानी 156 दे रखी है। अब देखो फार्मूला एकदम आसान होता है इस क्वेश्चंस को करने का, एकदम आसान सा फार्मूला होता है कि भाई एचसीएफ गुणित, ठीक है, एचसीएफ गुणित एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम आसान सा कह सकते हो कि फार्मूला होता है जिसको सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे भाई, ठीक है। अब देखो इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एचसीएफ मुझे ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ये मुझे ज्ञात करना है। एलसीएम हम लोगों को कितना दे रखा है, तो एलसीएम हम लोगों को दे रखा था 156, ठीक है। अब देखो a इंटू बी, इस बटे को नीचे कर देंगे यानी एलसीएम को नीचे कर देंगे। अगर मैं बात करता हूँ तो a हमारा दे रखा है 26, b हमारा दे रखा है 156 और एलसीएम भी हमारा दे रखा है 156। ये 156 से 156 कट जाएगा, ठीक है, ये 156 से 156 कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि भैया जी एचसीएफ बराबर जो आएगा वह हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 26, यानी कि 26 हम लोगों का यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा। सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे। जिस भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया था ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ से सभी एकदम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इस क्वेश्चंस को, और बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आता है और डेफिनेटली आपके पेपर में 100% आने वाला है, ठीक है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पेपर में सॉल्व करना है भाई, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। जिस भी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चंस को तैयार कर लिया ना, ये सभी क्वेश्चंस को मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लाखों स्टूडेंट से आगे निकलने वाले हो भाई, हजारों स्टूडेंट से आप आगे निकलने वाले हो, ठीक है। अपने क्लास की तो बात आप छोड़ ही दो कि आप क्लास में आप कितने नंबर लाओगे, ठीक है, तो क्लास में आप सबसे बेहतरीन नंबर लाने वाले हो इस बार। चलिए सेकंड क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, तो यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि परिमेय संख्या एक हमको दे रखी है 17/2, ठीक है, इंटू में 5। अब हमसे कह रहा है कि इस संख्या का दशमलव प्रसार निम्न में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है, तो परिमेय संख्या हमारी दे रखी 17 में, परिमेय संख्या हम लोगों की क्या दे रखी है, परिमेय संख्या हम लोगों की क्या दे रखी है 17/2, ठीक है, 2 और इंटू में 5 दे रखा है, इंटू में 5 यानी आप 5 ही लिख सकते हो, ठीक है। तो 17/2 इंटू 5 ये हमको दे रखा है। हमसे कह रहा है कि परिमेय संख्या का, ये जो हमारी परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक रहेगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा अंश होता है, ठीक है, यह हमारा हर होता है ना, इस चीज़ को आप याद कर लेना। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में समझाता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, इस हर को ले लूँगा। अगर मैं हर को लेता हूँ तो देखिए 2 है, इंटू में 5 है। अब इस जब भी कोई परिमेय संख्या होती है ना, हमेशा अगर आपको दशमलव प्रसार में कोई भी चीज़ निकालनी है, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो होता है ये आप लोगों का 2m होता है, इंटू यह 5n होता है। इसमें जो ये m और n जो ये घातें हैं ना, ये आपस में हमेशा आपको बराबर कर लेनी है, तब आपको दशमलव प्रसार निकालना है। तो m और n को मैं बराबर करूंगा। देखो 2 दे रखा है, तो मैं 5 और मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, ठीक है, 5 है तो 5 और का मल्टीप्लाई करूंगा। जब यहाँ पर मैं 5 और का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी भाई 5 और का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 चाकू आपका ये 100 हो जाएगा,
और ऊपर यदि मैं बात करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 5 चौके 2 दूना के 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, 1 मिनट, नहीं नहीं, यहाँ पर आपका ये है 17 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा 17 50 80। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 2 जीरो को हटाओगे तो दशमलव लगेगा 2 जीरो के बाद में, यानी 2 जीरो के बाद में दशमलव लगा है। तो आंसर में आप क्या लगाओगे कि जो दशमलव कितने स्थानों तक आया, 2 स्थानों तक। कितने स्थानों तक, 2 स्थानों तक दशमलव आया है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो वह हमारा सही होगा भाई, सभी विद्यार्थी एकदम सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को आप विद्यार्थी सभी लोग सही कर लेंगे। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि यह क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे को, और जिस भी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन में दिक्कत तकलीफ कहीं पर भी कोई भी होती है, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आपको 70 में कम से कम भाई 60 नंबर लाने हैं गणित में, तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए। मैं आपको 70 में 70 दिला के रहूँगा, 70 में 60 भूल जाओ, 70 में 70 दिला के रहूँगा। हर वो क्वेश्चन कराऊँगा जो आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि m के किस मान के लिए, m के किस मान के लिए, ठीक है, तो m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x की घात माइनस का 2y बराबर में 3, एक ये समीकरण दे रखा है हमको। ठीक है, और दूसरा समीकरण हमको दे रखा है 3x प्लस का my, ठीक है, 3x प्लस का my बराबर में 1। तो ये हमको दूसरा समीकरण दे रखा है। पहला समीकरण हम लोगों का ये है, दूसरा समीकरण हम लोगों का ये है। हमसे कह रहा है ये दोनों ही समीकरणों के अद्वितीय हल हैं। कैसे हल हैं, हल हमारे इन दोनों ही समीकरणों के अद्वितीय हैं। तो देखो भाई, जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे ऐसा कह दे, है ना, कभी भी क्वेश्चन में आपसे ऐसा कह दे कि अद्वितीय हल हैं, तीसरा प्रश्न हम लोगों का है ना, यहाँ पर हम लोगों के 2 समीकरण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2 समीकरण। अगर मैं बात करूं तो देखो, पहला जो समीकरण हम लोगों को दे रखा है वह हम लोगों का x माइनस का 2y इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं पहले समीकरण की बात करता हूं तो वह हमारा x माइनस का 2y इज इक्वल टू 3, यह हमारा पहला समीकरण दे रखा है। ठीक है, सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे भाई। चलिए दूसरे समीकरण की अगर मैं बात करता हूं तो दे रखा है 3x प्लस का my बराबर में 1। दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस का my बराबर में 1। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण दे रखा है। मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर यह करूंगा कि यह जो हमारा समीकरण है और हमारा जो यह समीकरण है, आप सभी को पता होगा इसकी जो तुलना होती है ना, वो मैं कर देता हूँ, इसकी तुलना कर देता हूँ a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 बराबर में 0। ठीक है, इसकी तुलना मैं कर देता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 से। यहाँ से हमको एक चीज़ दी गई थी समीकरण में कि ये दोनों ही समीकरण जो होते हैं ना, इनकी अद्वितीय हल है। इनका कैसा हल है, अद्वितीय है। तो जब भी बात कर दे कि अद्वितीय हल है ना, जब भी बात अद्वितीय हल की हो जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू होते हैं b1 अपॉन b2 के। तो भैया ये सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान से नोट कर लेंगे ताकि आपको वह सारी चीज़ पता चल सके जिससे कि आपके पेपर में आपका कोई भी MCQ ना छूटे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लेना। अच्छा, अब क्वेश्चंस को आगे कैसे सॉल्व करना, एकदम सिंपल हो गया। अब एकदम सिंपल हो गया। देखिए सिंपल क्या हो गया इसमें कि भैया यहाँ पर हमको एक चीज़ पता है कि a1 बराबर में आप लोगों का दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से देखो x के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, a2 बराबर हमारा यहाँ पर 3 दे रखा है। ठीक है, बराबर में b1 बराबर में डज नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, इस बात को आप याद रखना। b1 बराबर हम लोगों का माइनस का 2 है, b2 बराबर में हम लोगों का m है। ठीक है, तो माइनस का 2 बट्टे में m बराबर अगर आप निकालोगे तो ये माइनस का 3 दूना के 6, माइनस का 6 निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर मैं देखता हूँ, यानी आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस का 6 हमारा डज नॉट इक्वल टू, यानी माइनस का 6 नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता है। तो चलो अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखो भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा गलत होगा। ये तो माइनस का 6 है लेकिन बराबर में है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, यानी m डज नॉट इक्वल टू माइनस का 6 होगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न में ये ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही लगा लेंगे, है ना। और जिनको भी ऐसा लग रहा है भाई कि हमारे द्वारा जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इनको पहले से ही हमें पता है, तो एक काम आप लोग कर लेना कि भाई जो भी क्वेश्चंस मैं कराता चलता हूं उनको एक बार रिवीजन जरूर करते चलना। ठीक है, क्योंकि ये वह क्वेश्चंस हैं भाई जो हर साल पेपर में आते हैं
और डेफिनेटली अगर आपको 2026 में अपने बहुविकल्पी क्वेश्चन सारे सही करके आने, इस क्लास को प्रॉपर देख लेना भाई, गारंटी दे रहा हूं कि 95 प्लस आप लाने वाले हो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी नोट करेंगे एकदम अच्छे तरीके से कि एक द्विघात समीकरण हम लोगों का इतना दे रखा है ना, ये द्विघात समीकरण हम लोगों का है। कह रहा है इस द्विघात समीकरण के मूल समान है और फिर इस कंडीशन में हमको क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे, बड़े ही ध्यान से समझोगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर, द्विघात समीकरण हमको दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। हमसे कह रहा है इस द्विघात समीकरण के मूल समान है। क्या समान है, मूल जो दे रखे हैं ना डियर, वह हमारे समान है। तो जब भी कभी किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान हो, ऐसी कंडीशन में एक चीज़ हमारी होती है, जिनको नहीं पता ध्यान से समझ लेना। जब भी कभी किसी द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो हमेशा याद कर लेना कि भाई एक विविक्त करके एक चीज़ होती है, विविक्त कर। ठीक है, ये जो हमारा विविक्त कर होता है ना, जब हमारे मूल समान होते किसी द्विघात समीकरण के, तो जो विविक्त कर होता है इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं और डी का मान होता है भाई बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और अगर हमारे मूल समान है ना तो ये डी 0 बराबर डी जो होता है 0 के बराबर में हो जाता है। ठीक है, और जब ये डी 0 के बराबर में होगा तो आपको पता है ये बी स्क्वायर माइनस का जो 4ac है यह भी हमारा भाई क्या होगा, 0 के बराबर में हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये वाला जो आंसर है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर हमको ऑप्शन में थोड़ी सी चेंजमेंट करने को कह रहा है। देखो करते हैं चेंजमेंट, कैसे करोगे। देखो वैसे तो आपका ये सही ऑप्शन है, हालांकि इसमें चेंजमेंट करते हैं, सी की वैल्यू हम निकालते हैं। देखो सी की वैल्यू निकालोगे तो इस बी स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4ac पहले लिख लो पूरा, इस माइनस का 4ac को इधर भेजोगे तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सी बराबर में आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टे में 4a। तो देखो यह ऑप्शन आप लोगों को दे रखा होगा सही, बी स्क्वायर बट्टे में 4a। अगर मैं सही बताता हूं तो टिक लगाता हूं, तो देखो यहां पर मैं सही टिक लगाने का प्रयास करता हूं तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा, ये डी नंबर। यानी कि डी नंबर हमारा जो दे रखा है बी स्क्वायर बट्टे में 4a। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करेंगे सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से, और हर वह प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सभी स्टूडेंट नोट करेंगे और इसका सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं तो देखो यह प्रश्न हमारा त्रिभुज से लिया गया है। किससे लिया गया, त्रिभुज चैप्टर से। और देखो त्रिभुज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, मैं आपको सारे करवा दूंगा। तो देखो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में भाई यह क्वेश्चंस ना आप लोग टिक लगा लो एकदम इंपॉर्टेंट में भाई, 100% क्वेश्चंस आपके पेपर में ये आने वाला है। ठीक है, नोट कर लेना इसको। चलो बात करते हैं, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ए सी बराबर में हमारा 6 सेंटीमीटर, ये ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। बी डी बराबर में 2 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी अगर मैं बात करता हूँ इस बी डी की तो यह हमारा 2 सेंटीमीटर दे रखा है। सी डी की यदि मैं बात करता हूँ तो ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी ये सी डी हमारा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि ये जो हमारा बी डी कोण है, ये जो हमारा बी डी कोण है, बी ए डी कोण, ठीक है, ये कोण हमारा, ये बी ए डी कोण हमारा, ये कोण हमारे सी ए डी के अनुपात है। यानी ये सी डी और जो बी ए डी कोण है ना, कह सकते हो ये कोण जो है ना ये अनुपात होगा। इन कोणों का अनुपात क्या होगा, तो इस वाले कोण का अनुपात और इस वाले कोण का अनुपात आपसे पूछ रहा है। यानी अगर मैं बात करता हूँ तो कोण सी ए डी है ना, कोण सी ए डी, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी और कोण सी ए डी का जो अनुपात है, रेशियो है, वह हमसे पूछ रहा है। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझ लेना एक अच्छी सी चीज़ कि अगर आप यहाँ से ध्यान से समझोगे ना तो यहाँ पर आपको चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि ए बी बट्टे में ए सी, ए बी बट्टे में अगर मैं ए सी की यदि मैं बात करता हूँ, ए बी बट्टे में ए सी की बात करता हूँ, है ना, हम लोगों को एक चीज़ देखनी है भाई, हम लोगों को एक चीज़ देखनी है, हम लोगों को एक चीज़ देखनी वह है ये दो त्रिभुज। एक ये त्रिभुज हम लोगों का हो गया भाई, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हम लोगों का ये हो गया, ठीक है। ये दोनों ही त्रिभुज आपको अलग अलग देखने हैं। अगर हम त्रिभुज ए बी डी की बात करता हूँ, त्रिभुज ए बी डी की बात करता हूँ तो देखो इसकी यह भुजा और इसकी यह भुजा, ठीक है, इसकी यह भुजा और इसकी यह भुजा का हम लोग अनुपात ले लेते हैं। देखो
ए बी बट्टे में, ठीक है, ए बी बट्टे में ए सी, तो इसका जो अनुपात आएगा वह 3/6 निकल के आएगा, 3/6। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। बहुत अच्छे से समझाने वाले। देखिए ऐसे ही अगर मैं बी डी और सी डी का अनुपात ले लेता हूँ, बी डी और सी डी का अनुपात ले लेता हूँ, तो यह हमारा होगा 2/4। इसको काटोगे तो ये भी हमारा 1/2 निकलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये भाई साहब दोनों भुजाओं की जो संगत भुजाएं हैं ना, ये समानुपात में आ रही हैं। तो जब भी कभी, है ना, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इन दोनों में अगर आप देखोगे ना, तो जो कोण ए है ना, ये जो कोण ए, ये दोनों में हमारा आ रहा है। ये दो जो कोण हमारा ए है, ये कोण हमारा बीसी के सम्मुख कोण है। ये हमारा कोण जो है बीसी के सम्मुख कोण है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बीसी के जो कोण ए है हमारा, ये बीसी के सम्मुख कोण है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों ही हमारे जो भुजाएं ये समानुपाती हैं, 1/1/2। तो मैं यह कह सकता हूँ एकदम आसान तरीके से कि जो हमारा कोण ये बी डी के भुजा के सामने वाला कोण ये, और सी डी भुजा के सामने वाला ये कोण, ये कैसे होंगे, आपस में समानुपाती होंगे। मतलब अगर मैं बात करता हूँ कोण सी ए डी की, और यदि मैं बात करता हूँ कोण बी ए डी की, तो इनका जो रेशियो होगा वह 1:1 होगा, ठीक है। कैसा होगा, 1:1 होगा। यानी दोनों ही कोण आपस में कैसे होंगे, ये दोनों ही कोण आपस में कैसे होंगे, ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं भैया इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से सभी विद्यार्थियों ने समझा होगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शन की। तो यदि मैं बात करता हूं ऑप्शंस की, तो देखो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगा लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को मैंने एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि आपको कोई भी चीज़ में कहीं दिक्कत तकलीफ ना हो, ठीक है। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 6 को नोट कर लो, एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लो भाई। क्वेश्चंस में कह रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 की बीच की दूरी होगी। देखो इस प्रश्न को समझने का प्रयास करना। हालांकि 5वां क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं एकदम अच्छे से, ठीक है। इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा, 1/1 आने वाला है, ठीक, 1:1। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं, तो देखो यहाँ पर हम लोगों का एक बिंदु दे रखा है 2,3, ठीक है। दूसरा बिंदु दे रखा है 4,1, है ना। हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी। अब देखो बीच की दूरी आपको निकालनी है, बीच की दूरी सभी विद्यार्थियों को निकालनी है। तो देखो भैया बीच की दूरी कैसे निकलती है, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। एक फार्मूला आप नोट कर लो, एक फार्मूला नोट कर लो बीच की दूरी का, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले को सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे भाई। बीच की दूरी का ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला किसका होता है, बीच की दूरी का। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x1 y1, ठीक है, x1, ठीक है, y1 x2 y2 के मान को पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। x1 का मान हम लोगों का 2 है, x2 का मान 4 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दोगे। y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 दे रखा है, स्क्वायर कर दोगे, इसका भी अंडर रूट कर दोगे। अगर आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो भाई ये आपका हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा +2 का स्क्वायर। आगे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो भाई ये हमारा हो जाएगा 4 + 4, वो भी रूट के अंदर, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा √8। अगर इस रूट के 8 को बाहर निकालोगे तो ये होता है 2, 4 दूना के 8, 4 हमारा रूट से बाहर 2 के रूप में निकलेगा, और ये अंडर रूट हमारा 2 रह जाएगा। यानी आंसर यदि मैं बात करता हूँ तो आंसर आप लोगों का यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2√2, यानी 2√2, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से चीज़ों को समझे होंगे कि कैसे बीच की दूरी से अगर कोई दो बिंदु दे दिए गए हैं तो उसकी बीच की दूरी मैं कैसे निकालूंगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था और आपके पेपर में हर साल आता है भाई, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे भाई, ठीक है। आपको पेपर में देखिए टफ क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस, एकदम मीडियम से क्वेश्चंस, यानी हर वैरायटी के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, है ना। तो हर वैरायटी के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देख लेता है 100% गारंटी है कि भाई आपको 70 में 60 नंबर तो लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यहाँ पर हम लोगों का बिंदु ए दे रखा है -4,2, ठीक है। दूसरा नंबर बी नंबर जो बिंदु है वह हम लोगों को दे रखा है 5,6। कह रहा कि जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु जो हम लोगों को दे रखा है वह ये दे रखा है पी बिंदु के निर्देशांक के रूप में a,8 a/8,4, है ना। तो इसमें आप लोगों को जो ये ए दे रखा है इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो भाई सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से देखेंगे, बिल्कुल भी कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस बात की आप लोग एक
फिक्र छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 70 में 60 नंबर आप इजीली ले आओगे, ठीक है। बस वीडियो को ध्यान से एकदम देखिए। देखो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक हमारे -4,2 है, ठीक है। अब एक बिंदु हम लोगों का यहाँ पर है जो कि है बी और इसके निर्देशांक है 5,6। इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाने वाला निर्देशांक हमारा यहाँ पर कहीं पर बीच में दे रखा है, ठीक है। यहाँ कहीं पर हमारा कह सकते हो कि बीच में दे रखा है, तो यहाँ कहीं पर हमारा, ठीक है, बीच में दे रखा है और इसको मैं मान लेता हूँ ओ। और अगर मैं इसके निर्देशांक की बात करता हूँ तो ये हैं 1,8, ठीक है, a/8 में 4, ठीक है। हमसे कह रहा है कि ए का मान ज्ञात करना है, कह रहा मध्य बिंदु। अब देखो जब भी कभी क्वेश्चंस में आपको 3 बिंदु दे दे, क्वेश्चंस में कितने दे दे, 3 आपको बिंदु दे दे, ठीक है, 3 बिंदु दे दे और आपसे कह दे मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। या फिर इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाए जिसमें आपको ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पूछ दी जाए तो बड़े ही आसानी से एकदम सॉल्व कर लोगे। देखो ध्यान से एकदम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना। देखो सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 प्लस, ठीक है, x2/2, ठीक है। और जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है y1 प्लस y2/2, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको y पता है, x का मान में हमको a का मान ज्ञात करना, तो केवल मैं इसका उपयोग करने वाला हूँ, केवल इसका उपयोग करने वाला हूँ, ठीक है। चलो x का मान हमको निकालना है जो कि हमें पता भी है कितना दे रखा है। x1 की यदि मैं बात करता हूँ तो -4 है, x2 हमारा 5 है, तो -4 + 5/2, ठीक है। x बराबर आपको पता है कि a/8 दे रखा है, ठीक है, -4 + 5/2। देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, 2 एकम 2, 2 चाकू 8, ठीक है। -4 से +5 जाएगा तो भैया पता कितना होगा, a/4 बराबर में 1/1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो a बराबर में आपका आ जाएगा 4, a बराबर कितना आ जाएगा भाई, a बराबर में आपका आ जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, आंसर को एकदम। और चलिए बात करते हैं कि सही ऑप्शन हमारा रहने वाला है, वह हमारा है डी नंबर, यानी डी नंबर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। देखो यहाँ पर यदि हमको कह रहा है कि sin 2a, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, 101% क्वेश्चन आपको 2026 में पेपर में आने वाला है। सभी विद्यार्थी ऐसे ऐसे क्वेश्चन नोट करेंगे ना आज की इस क्लास के अंदर जो कि 2026 में एकदम आपके पेपर में भाई आने वाले हैं। इसी वजह से कह रहा है कि आज की इस क्लास को जिस भी विद्यार्थी ने एकदम अच्छे से देख लिया, 95+ एकदम पक्का है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं तो देखो यहां पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a बराबर में 2 sin a है, यानी sin 2a बराबर में 2 sin a दे रखा है और हमसे यहां कह रहा है कि a का जो मान है वह आप लोग ज्ञात कीजिए। तो भाई बिल्कुल एकदम आसान से क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये 8 है ना। तो क्वेश्चन में हम लोगों का sin 2a बराबर में दे रखा है 2 sin a, ठीक है। अगर मैं sin 2a की बात करता हूं तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 2 sin a cos a, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 sin a cos a। तो चलो लिख दो यहाँ पर, तो यहाँ लिख दो 2 sin a cos a, ठीक है, बराबर में 2 sin a, ठीक है। ये 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा तो cos a बराबर में आपका आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 का मान आप सभी को पता होता है कि cos 0 डिग्री का जो मान होता है ना वह हम लोगों का कितना होता है, वह हम लोगों का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, cos a बराबर में cos 0 डिग्री लिख लूँगा, cos 0 डिग्री, cos से cos हमारा चला जाएगा तो a बराबर में आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और प्रश्न में हमसे क्वेश्चंस यही कह रहा था कि a का जो मान है वो कितने डिग्री होगा, आप वह बताइए, ठीक है। तो आसानी से एकदम क्वेश्चंस को हमने यहाँ निपटाया। हर वह विद्यार्थी इस क्वेश्चंस को नोट कर लेगा भाई जिसको 95+ नंबर लाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा वो हमारा ए नंबर होगा, 0 डिग्री, ठीक है। सभी लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को नोट करेंगे, यानी 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा वह आप बताइए। तो देखो भाई ध्यान से एकदम समझो और हर वह चीज़ नोट करो जो मैं करा रहा हूँ। देखो यदि मैं प्रश्न नंबर 9 की बात करता हूँ, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ तो एकदम आसान तरीके से समझेंगे सभी एकदम विद्यार्थी।
1 माइनस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री बटे में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि भैया आप लोगों का जो 10 का मान होता है 10 30 का, वह आप लोगों का होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 1 प्लस 1/3, ठीक है, सॉरी 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का 1 प्लस 1/3, है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 3/3 कॉमा माइनस का 1, और ये हो जाएगा 3 प्लस में 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आप लोगों का यहाँ से निकलेगा भाई 2/4। ठीक है, 3 से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 आंसर आया सही हमारा। इस पूरे समीकरण का सही ऑप्शन हमारा 1/2 आया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बिल्कुल सही लगा लेंगे बी नंबर को, यानी बी नंबर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एकदम नोट कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। और हर वह विद्यार्थी जो 95 प्लस लाना चाहता है भाई, वह विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देखेगा और एकदम अंत तक देखेगा। ठीक है, अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का कह रहा है कि दो वृत्त है ना, उनका व्यास, उनके व्यासों का अनुपात 4:9 दे रखा है, तो वृत्त की परिधियों का अनुपात आप लोगों को बताना क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये 10 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। हम लोगों को यहाँ पर 2 वृत्त दे रखे हैं, 2 वृत्त के व्यासों का अनुपात। अब देखो 2 वृत्त हैं, जैसे कि मान लो कि ये वृत्त है, एक ये वृत्त है। ठीक है, पहला वृत्त हम लोगों का ये है, दूसरा वृत्त ये है। तो इनके व्यासों का अनुपात 4:9 दे रखा है। अगर मैं 4:9 की बात करता हूँ तो ये व्यासों का अनुपात है। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करता हूँ कि हम लोग इनका क्या निकालेंगे, इनके परिधियों का अनुपात निकालेंगे। तो परिधि आपको पता क्या होती है कि 2πr। ठीक है, 2πr1। ठीक है, कर लो इस तरीके से 2πr2। ठीक है, 2πr2। ठीक है, देखो 2π से 2π आप कैंसिल कर दो। ठीक है, 2π से 2π कैंसिल कर दो। ये हमारे व्यासों का अनुपात दे रखा था, ये व्यासों का अनुपात है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर त्रिज्या लूँगा तो बट्टे में 2 कर दूंगा, तो 4/2 रेशियो 9/2। 2 से 2 ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, यानी व्यासों का जो परिधियों का अनुपात आएगा वह भी हमारा 4/9 ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है कि जो हमारे व्यासों का अनुपात था वह ही हमारा परिधियों का भी अनुपात यानी 4:9 रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर, कह सकते हो कि बी नंबर। ठीक है, यानी 4:9 भी हमारे परिधियों का अनुपात ही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को नोट करेंगे सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से कि एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक के बीच संबंध है। अगर मैं माध्य की बात करता हूं तो भैया माध्य हो गया हमारा। ठीक है, मध्यिका की बात करता हूं मध्यिका हो गई हमारी, जैसे कि यहाँ देख लो। ठीक है, इसके बाद बहुलक, इन तीनों के बीच में संबंध की यदि मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो हमारा होता है बहुलक बराबर में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुलक बराबर में। सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, और जिसको भी कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है सब हमें कमेंट करके सारी चीज़ें एकदम अच्छे से भाई बताएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 बहुलक, माइनस का 2 माध्य। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं सही लगाता हूँ टिक, तो वह हमारा होगा बहुलक, यानी कि यह वाला ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यह हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 11 नंबर क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर एकदम 12 नोट करिए सभी स्टूडेंट्स, और इसके सही ऑप्शन को बताने का प्रयास करिए। कह रहा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं तो हमारी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनकी माध्यिका पूछी गई है। तो इन सभी को सबसे पहले जोड़ लो। अगर आप इन सभी को जोड़ोगे ना तो आपकी जो टोटल निकलेंगी वह आपकी होंगी 55। आप जोड़ लेना, ये 55 होंगी। ठीक है, और अगर मैं टोटल संख्या की बात करता हूँ तो टोटल संख्या होती है 10। अगर मैं 0 से हटाऊंगा तो यहाँ दशमलव लगेगा, तो यानी 5.5 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी क्यों आया देखो, माध्यिका जब आप निकालोगे तो फार्मूला होता है कुल योगों की संख्या, है ना, कुल संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या।
तो कुल संख्याओं का योग निकला था 55, ठीक है, और कुल संख्या थी हमारी 10। तो ऐसे करके 55/10 किया तो 5/5 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लेंगे एकदम अच्छे से। ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ, टिक लगवाता हूँ। इसके बाद आगे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बताएंगे और सारे क्वेश्चंस एकदम आज के आज ही आपको तैयार कर लेने हैं। तो यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के सही ऑप्शन की, तो डी नंबर ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को नोट करेंगे कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में, ठीक है, गड्डी कर लो, ठीक है, गड्डी में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता होगी। देखो सबसे पहले एकदम ध्यान से समझो, अगर मैं गड्डी की बात करता हूँ, ताश की गड्डी की बात करता हूँ, तो टोटल हमारे होते हैं 52, ठीक है, जिसमें से अगर मैं इक्का की बात करता हूँ तो इक्का होते हैं टोटल 4, ठीक है। तो कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे 4 हैं और कुल परिणाम हमारे 52 हैं। तो 4/52 को काटोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी 1/13 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो मैं सही लगाऊंगा वो हमारा सी होगा, यानी 1/13 हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तब सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस नंबर, यानी हमारे अगले क्वेश्चंस की यदि मैं बात करता हूं तो वहां पर हमारा क्वेश्चंस रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक समान वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो यह क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट रट लो। आपको पता होगा कि हमारा एक सप्ते में कितने रविवार आते हैं, टोटल 1 आता है। तो कुल परिणाम हमारे 7 है, अनुकूल परिणाम हमारा 1 है, तो 1/7 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यदि मैं 15 की बात करता हूं तो यहां पर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का जो व्यास है वो हमारा d है। कह रहा कि उसका आयतन क्या होगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि एक गोले का व्यास हम लोगों का d दे रखा है। अगर मैं उसके आयतन की बात करता हूं, ठीक है, तो सभी एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो गोले का व्यास कितना दे रखा है, गोले का व्यास दे रखा है हम लोगों को d। अगर मैं गोले के बात करता हूं कि गोले के आयतन की, तो वह होता है आप लोगों का कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर r की जगह d लिख दूँ और ये हमारा व्यास है, तो अगर मैं इसको त्रिज्या बनाऊंगा तो ये आपको हो जाएगा d/2, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो देखो 4/3 पाई r/2 इसका स्क्वायर क्यूब कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई d और 2 का क्यूब करोगे तो 8, तो ये आपका हो जाएगा 8 त्रिक 24, यानी 4/24 पाई d। काटोगे 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो आंसर आ जाएगा पाई d/6। ठीक है, तो सही ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, और क्यूब कर लेना, हाँ यहाँ क्यूब रहने वाला है, तो आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा पाई d/क्यूब, यानी कि 5d/क्यूब कहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 5d/क्यूब 4 छंग 24, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये वाला, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। डी नंबर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करता हूं तो यहां पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उसे या फिर तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो एकदम ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों को आपस में बराबर दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोगों का ये है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है परिधि और क्षेत्रफल जो वृत्त के हैं बराबर हैं। क्षेत्रफल जो है वह बराबर है और जो परिधि है ना, वह भी हमारी आपस में बराबर है। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो वह होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, यह हमारी परिधि होती 2 पाई r। पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल और एक r से एक r कैंसिल, तो r बराबर आ गया 2। तो आंसर में आप बता पाओगे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि यदि आपस में संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, समान हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी वृत्त की त्रिज्या होगी वह हमारी 2 यूनिट होगी। और कुछ इस तरीके से इसका सही आंसर आप लोगों को कर देना है। ठीक है, चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 17 की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में देखो
एक श्रेणी दे रखी है 2 4 8 16, कह रहा कि समांतर श्रेणी ये है या फिर या नहीं है। देखो जब भी कभी हमको क्वेश्चंस आ जाए समांतर श्रेणी से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 कॉमा 4 कॉमा 6 4 कॉमा 8 कॉमा 12 इस तरीके से डॉट डॉट करके हमारी समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो हमको हमेशा याद रखना कि जब भी कोई हमारी समांतर श्रेणी होगी वह तभी होगी जब उसमें सार्वंतर सभी में बराबर निकलेगा। सार्वंतर जो है ना वो हमारा बराबर निकलेगा। देखो अगर मैं 4 से 2 को घटाता हूँ तो 2 निकलेगा, 8 से 4 को घटाता हूँ तो 4 निकलेगा, 12 से 8 से घटाऊंगा तो भाई 4 निकलेगा, लेकिन ये देखो समान नहीं आया, इस वजह से ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को नोट करेंगे एकदम सभी विद्यार्थी, और इस वाले क्वेश्चंस को एकदम स्वयं से आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूं। देखो क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक हम लोगों का बिंदु कह रहा है कि एक बिंदु है माइनस का 2 कॉमा 6, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, ठीक है। और दूसरा बिंदु हमारा ये है माइनस का 2 कॉमा 10, कह रहा है कि को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। दूसरा बिंदु हमारा बी है मान लो, ठीक है, इसके निर्देशांक माइनस का 2 कॉमा 10 हैं। तो इस तरीके से देख लो, यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस मध्य बिंदु के निर्देशांक की, जिसको हम लोग ओ नाम दे देते हैं, और इसके निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई, ये आपका x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ठीक है। x को निकालने के लिए x1 प्लस x2 कर लोगे, ठीक है, बटे में 2 कर लोगे, ठीक है। y को निकालने की y1 प्लस y2 बटे में 2 कर लोगे, ठीक है। x1 हम लोगों का माइनस का 2 है, ठीक है, ये हमारा माइनस का प्लस माइनस का 2 ये भी है बटे में 2। y बराबर में 6 प्लस 10 बटे में 2, ठीक है, काटोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 4 बटे में 2, 2 एक कम 2 तो 2 आ गया। ये y बराबर अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 16 बटे में 2, तो 2 अट्ठे 16, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 2 और y बराबर में आपका आ जाएगा अट्ठे, यानी कि x कॉमा y जो निकलेंगे वो 2 कॉमा 8 निकलेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं सही ऑप्शन को टिक लगाता हूँ तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। एक में हम लोग क्या कर लेंगे कि प्लस का 2 कर लेंगे, ठीक है, तो प्लस का 2 इसको बनाया तो यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे 19 को, यानी 19 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे और इसका सही ऑप्शन क्या है भाई बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गोली की त्रिज्या, ठीक है, गोले कर लीजिए, यहाँ पर गोली की जगह आप लोग गोले कर लेंगे, ठीक है, गोले। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय कर लो, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको बड़े ही अच्छे से समझनी है, ठीक है। यदि एक गोले की त्रिज्या को अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं, यानी एक गोले की त्रिज्या को यदि हम लोग दोगुना कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं गोले की त्रिज्या की बात करता हूँ तो भाई सभी को पता होगा कि r होती है, ठीक है। अगर मैं इसको दोगुना यानी इसको 2x कर देता हूँ तो ये हमेशा जब भी इसमें वृद्धि होगी वह होगी हमारी 300%, यानी 300% वृद्धि हो जाएगी। यानी किसी एक गोले की त्रिज्या को अगर दोगुना कर दिया जाता है तो उसमें प्रतिशत वृद्धि हमारी 300% होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेना। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इस वजह से कह रहे हैं कि क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने का भाई प्रयास करेंगे। चलिए आगे सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को नोट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर जो है ना वो बताने का प्रयास करना है, और हाँ साथ ही साथ क्वेश्चंस को नोट करते चलना है और कहीं ना कहीं रफ में सॉल्व करते चलना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे और सही ऑप्शन क्या है बताने का सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 की बात करता हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों का ये। और आप सभी लोग एक बात बहुत अच्छे से याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी जितने भी क्लास देख रहे हैं, कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ ना उन क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं नोट करते चलना किसी नोट्स में, है ना। और देखना कि मैं जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना वही के वही सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, है ना। तो लगभग मैं जितने भी मॉडल पेपर के क्वेश्चंस करा देता हूँ अगर आप एक साथ तैयार कर लेते हो, और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है ना 100% गारंटी ले रहा हूँ जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ वह बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसते हैं,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, और यह क्वेश्चन देख लेना पेपर में छपा हुआ है एकदम, बस तैयार करके आपको जाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड DE हम लोगों ने खींचा है या फिर खींचा गया है। अब आगे कह रहा है कि यदि DB बराबर 7.2 सेंटीमीटर है और AE बराबर में 1.8 सेंटीमीटर है और EC बराबर में 5.4 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, और इसके बाद तो हम लोगों को AD का जो मान है यानी AD की जो वैल्यू है वो हम लोगों को फाइंड करनी है। देखिए सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान से देखेंगे। AD को यानी अगर मैं DB की बात करता हूँ इस पार्टिकुलर चित्र में, तो देखो DB हम लोगों का यहाँ पर 7.2 ये दे रखा है। यदि मैं AE की बात करता हूँ तो देखो AE हम लोगों का ये 1.8 ये दे रखा है, ठीक है। EC की यदि मैं बात करता हूँ तो 5.4 दे रखा है, यानी EC बराबर 5.4 दे रखा है। इस AD यानी इस AD की यानी कहाँ गया भाई AD, यानी इस AD का मान आपसे पूछ रहा है, इस AD का मान, इस पूरी भुजा AD का जो मान है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ माय डियर स्टूडेंट सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से समझ लेंगे 20 नंबर क्वेश्चंस में कि यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज दे रखा है ना, ये त्रिभुज, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है। ये जो हम लोगों को त्रिभुज दे रखा है ना, ये त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC हम लोगों का जो त्रिभुज दे रखा है, इसके मध्य में एक रेखाखंड हम लोग DE खींच देते हैं। इसके मध्य में एक रेखाखंड हम लोग DE खींच देते हैं जो कि इस BC के भाई समांतर हो जाता है। अब जैसे ही ये रेखाखंड इस BC के समांतर होता है, तो जहाँ भी ये जो DE रेखाखंड है इस AB को और इस AC को जहाँ पर विभाजित करता है ना, वह बिंदु से वहाँ से हमारे कह सकते हो कि समानुपाती हो जाते हैं। जैसे कि इस DE ने AB को D पर और E पर विभाजित किया, तो यहाँ से हम लोगों का AD बट्टे में BD, ठीक है, और ये AE बट्टे में, ठीक है, ये बराबर में AE बट्टे में EC ये जो है ना समानुपाती हो जाएंगे। और अगर आपको देखोगे ना तो इस AD की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, BD EC और AE का मान हम लोगों को फाइंड दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं AD की वैल्यू को मैं क्या करूँगा ज्ञात करूँगा, और सभी को पता है भाई, देखो ये AD बराबर हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है। AB बराबर हम लोगों को दे रखा है, ठीक है, एक मिनट, AB बराबर हम लोगों को कितना दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, एक मिनट बड़ी ध्यान से देखेंगे। DB बराबर में हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, और AD की वैल्यू इसकी हमको फाइंड करनी है। देखो AD बराबर में फाइंड करना है, BD बराबर में हम लोगों को दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, और AE बराबर में 1.8 सेंटीमीटर, और EC बराबर में 5.4 सेंटीमीटर। इन दोनों से हटा देंगे, 18 एकम 18, 18 त्रिके 54। AD बराबर में यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 7.2 बट्टे में 3, काटोगे तो 3 दूना के 6, 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का AD बराबर में आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से नोट कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को, यानी जो भी मैंने इस क्वेश्चंस को जैसे सॉल्व कराया है इसको एकदम अच्छे से आप समझ लेना, और 100% ये पेपर में आपके क्वेश्चंस आने वाला है, एकदम 100% गारंटी है क्वेश्चंस आपके पेपर में एकदम पूछा जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जितने भी विद्यार्थी यहाँ तक क्लास को देखे होंगे ना, इसको राइट कर लोगे, हाँ, तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को यहाँ तक देखे होंगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ भैया, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से आपके 20 के 20 क्वेश्चंस पूरे मैंने जो कराए हैं, कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चंस पेपर में एकदम डायरेक्ट दिखने वाले हैं, ठीक है, एकदम डायरेक्ट आपको पूछे जाने वाले हैं। चलिए इसके बाद, और हाँ, मैं आपको अब जो बताने वाला हूँ ना वह आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों ने यह वर्णात्मक जो हम लोगों का खंड बा है ना, यहाँ से माय डियर स्टूडेंट्स आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे 50 नंबर के वर्णात्मक क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप लोग कह सकते हो कि अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से समझा तो आप लोग आसानी से 70 में 60 नंबर लाओगे। अगर आपने इसको नहीं समझा ना तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब मैं जो बताने वाला हूं उस चीज़ को आपको बड़े ही ध्यान से और अच्छे से नोट करना है। चलो सबसे पहले सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से नोट करेंगे वर्णात्मक क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस। और मैं आपको बता देता हूं, और एक चीज़ बता देता हूं पहले ही, कि ये जो वर्णात्मक क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वर्णात्मक क्वेश्चंस ये आपके पेपर में भैया 2 तरीके से आते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से, 2 नहीं 3 तरीके से। सबसे पहले ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं भैया 4 नंबर के। सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर के,
फिर क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर के, और फिर आते हैं आपके 6 नंबर के। तो जितने भी आपके 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वह आपको कराएंगे। जितने भी आपके 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वह आपको बताएंगे, और 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं वह आपको बताएंगे। तो सभी विद्यार्थी अब क्लास को एकदम अच्छे से देखना भाई, है ना। सारी चीज़ें मैं कवर करते चलूँगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चंस जो कि लगभग हर एक विद्यार्थी को तैयार कर लेना भाई। 2 नंबर में ये क्वेश्चंस आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा कि यदि द्विघात समीकरण आपकी एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p बराबर में 0 है, ठीक है, इसके मूल कह रहे हो, इसके जो मूल दे रखा है, इसका मूल दे रखा है -2, तो आप लोगों को p का जो मान है वह आपको ज्ञात करना है। देखो, एक मूल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर x की वैल्यू आपको -2 दे रखी है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू -2 इस समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में पुट कर देनी है, और यहाँ से आपको p का जो मान है वह आपको निकालना है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चंस को। और हाँ, आपको ये क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, आपको सॉल्यूशन स्वयं से ढूंढ लेना है, और मैं बता रहा हूँ ना कहाँ से मिलेगा। देखो, सबसे पहला तरीका है कि आपको क्या करना है कि डॉबनट, आपको डॉबनट जैसी एप्लीकेशन भाई साहब आपके पास है, वहाँ से तैयार कर लो, ठीक है। आप लोग अपने कोचिंग के किसी टीचर से पूछ लो, ठीक है। अगर उसके वो भी नहीं बताता है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना भैया, आपको चैट जीपीटी से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग नोट कर लेंगे, नहीं तो गूगल का भी आपके ऑप्शन आपके पास है, वहाँ से इन क्वेश्चंस के जो आंसर है ना वो आपको फाइंड कर लेने हैं। इतना स्वयं से कर लेना। अगर आपको 70 में 70 स्कोर करना है भाई, 70 में मिनिमम 60 कह लो, 60 अगर आपको स्कोर करना है तो आज की इस क्लास में बताए गए हर तरीके को फॉलो करना है, ठीक है। तो आंसर के लिए इन तरीकों को आप लोग देख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी नोट करोगे कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद प्रथम पद 4 दे रखा हो, अंतिम पद 49 हो और सभी पदों का योग जो हो वो 265 हो। तो 2 नंबर में क्वेश्चंस आपको 100% यानी 100% पेपर में देखने को मिलेगा, और गारंटी दे रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस में मैं 100% लगाता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, ज़रूर आता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी नोट कर लो कि cos a बराबर में √3/2 है, तो sin a का मान क्या होगा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर डी नोट करोगे सभी विद्यार्थी कि हमको एक द्विघात समीकरण पेपर में दे दी जाएगी, हमसे कहेगा कि विभक्त कर ज्ञात कीजिए, हमसे कहेगा विभक्त कर, यानी विभक्त कर सभी को पता है डी होता है, तो डी की वैल्यू सभी को ज्ञात करनी है। इस डी का मान मैं आपको बता देता हूँ, b² - 4ac होता है, तो b² - 4ac में आपको abc के मान रख देने हैं इस द्विघात समीकरण से, और आपको डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, है ना। और 2 नंबर का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना भाई। और इसके बाद ई नंबर क्वेश्चंस नोट करोगे कि यदि वृत्तखंड सॉरी भाई कह रहा कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो, यह क्वेश्चंस ना 1 नंबर में अभी मैंने लिया था, और कभी कभी यह क्वेश्चंस 2 नंबर में आ जाता है, सॉल्व करके आपको इसको बाकायदा बताना पड़ता है। तो इस क्वेश्चंस को मैंने आपको अभी सॉल्व करके बताया था, एमसीक्यू में मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं कराया है, हर एक क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से समझाया है ना। तो यह चीज़ आपको याद रख लेनी है भाई, है ना। चलिए बात करते हैं आगे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर तैयार करके जाने हैं। तो इसके बाद यफ नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा रह गया है। तो क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से लिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग जो चैप्टर नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या हो गया, ठीक है, द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण से तो इतना 2 नंबर का क्वेश्चन आता नहीं है, तो बहुपद हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया, ट्रायंगल हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आपको 2 नंबर के ज़्यादा पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चंस जो कि भैया आपके पेपर में कह लो कि 4 नंबर के आने वाले हैं। क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। देखो, यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 5 को आपको उत्तर देना है। पहला
पहला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद यानी n आपको ज्ञात करना, n का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, नोट कर लेंगे भाई सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे से। समांतर श्रेणी से 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर बी है, दो संख्याओं का अंतर हम लोगों को 26 दे रखा है और हमसे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान से समझेंगे। एक संख्या है जो दूसरी संख्या की 3 गुनी दे रखी है ना, और दोनों का अंतर 26 दे रखा है, तो दोनों ही संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में हर साल एवरी ईयर पूछे जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इसको 2026 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करके चले जाना। ठीक है, 100% गारंटी जरूर आएगा पेपर में। चलो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर सी नोट करो कि k का मान हमको ज्ञात करना है। कह रहा कि k के किस मान हेतु समीकरणों 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 3 के माइनस का 1, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ये हमारा रहने वाला बाहर x है, फिर प्लस में k माइनस का 1 इंटू में y और बराबर में 2k प्लस 1 है। ये दो हम लोगों को समीकरण दे रखे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है इन दोनों ही समीकरणों के कोई हल नहीं है। तो यह क्वेश्चन हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा जाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पढ़ के चले जाना, बोर्ड परीक्षा में 100% ये आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नोट करोगे सभी विद्यार्थी, डी नंबर, कि हमको एक समीकरण दे दी गई है ना। हमसे कह रहा है कि मूल्यों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है कि मूल्यों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे जो भी 2 मूल निकलेंगे ना, जो भी हमारे 2 मूल निकलेंगे, इनका व्युत्क्रम कर लेना है और फिर इनका आपको योगफल, व्युत्क्रम मतलब कि संख्याओं को पलट लेना है ना, अंश को हर और हर को अंश बना लेना है और फिर इसका योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ई नंबर क्वेश्चन नोट करोगे कि यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि यक्स वाई बिंदुओं 3,6 और माइनस का 3,4 से समदूरस्थ हो। देखो समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ई नंबर क्वेश्चन की, तो देखो एक बिंदु हमारा ये ए है, दूसरा बिंदु हमारा ये बी है, तीसरा कहीं बिंदु ये हमारा यहाँ पर ओ होता है। तो ये जो बिंदु हमारा ओ होता है ये ए, यानी ये ए ओ से है ना, ये ओ बी से बराबर दूरी पर होता है। मतलब यहाँ सिंपल शब्दों में ए ओ बराबर में ओ बी होता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दूरी सूत्र, यहाँ पर दूरी सूत्र बराबर दिखा दूंगा। मैं क्या करूँगा, इस ए बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लूँगा जो कि हमारे एक्स वाई होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है कि आप लोगों को समदूरस्थ वाले कॉन्सेप्ट में एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जे नोट करोगे सभी विद्यार्थी कि 10a बराबर में 10a प्लस बी बराबर में √3 है और 10a माइनस बी बराबर में 1/√3 है। तो आप लोगों को ज्ञात करना है a का और b का मान, और a का जो वैल्यू है a प्लस बी का वैल्यू वो 0 से कह सकते हो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, और a का मान हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो 100% ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। इस वजह से सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, और क्वेश्चंस को कहाँ से आप लोग हल करोगे इसका आंसर, तो डाउबनट कोचिंग से या फिर आप लोग अपने किसी भी टीचर से पूछ सकते हो, भैया से पूछ सकते हो। अगर उनको नहीं पता है तो चैट जीपीटी से पूछ लेना। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया ना तो कम से कम 5 घंटे की क्लास हो जाएगी भाई, 5 घंटे की, फ़ायदा कुछ होगा नहीं। तो स्वयं से इन क्वेश्चंस को आप ढूंढ लेना। ठीक है, चलो भाई आगे क्वेश्चंस को नोट करेंगे यहाँ से तीसरे नंबर क्वेश्चंस को, और यह क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का लॉन्ग आंसर है। पहला क्वेश्चन हमारा लिया गया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री और 40 डिग्री हैं। कह रहा कि यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज है और दूसरी जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, दूसरा जहाज ठीक 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश के स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नोट कर लो भाई 6 नंबर के क्वेश्चंस को। इसके बाद आगे के सारे क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट आपसे कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ के मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पर फिर मेरा समय बर्बाद होगा। कह सकते हो कि आपको तो वैसे भी स्क्रीनशॉट लेना है, बाकी सारी चीज़ें आपको स्वयं से समझ लेनी है।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से पूछा गया 6 नंबर वाला क्वेश्चंस है, और 2 क्वेश्चंस है ना त्रिकोणमिति अनुप्रयोग से भाई, दोनों क्वेश्चंस आए हैं। दोनों में से दोनों क्वेश्चंस आपको पेपर में तैयार करके जाने हैं। और हालांकि पेपर में क्वेश्चंस केवल आपको एक ही करना है, पर तैयार आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस कर लेने हैं। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। चलो भाई, आगे के 4 नंबर के दोनों क्वेश्चंस को तैयार कर लो भाई। एक इस क्वेश्चन को तैयार कर लो और एक इस क्वेश्चन को तैयार कर लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और बोर्ड परीक्षा में एकदम भाई रट के चले जाना। एकदम 3 से 4 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से लिए गए हैं। चलो भाई, आगे के दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लो। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस हमारे लिए गए हैं सांख्यिकी चैप्टर से। दोनों के दोनों क्वेश्चंस नोट कर लो। हालांकि ये हमारे कह सकते हो सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया है, लेकिन यह वाला क्वेश्चन हमारा लिया गया है कह सकते हो कि द्विघात समीकरण प्लस 2 चर वाले रैखिक समीकरण से मिक्स क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है धारा से रिलेटेड क्वेश्चन, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने पर बहुत बार क्वेश्चन आया। नोट कर लो, 100% क्वेश्चन गारंटी है पेपर में छपने वाला है, ठीक है भाई। इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने इस क्लास को कंप्लीट देखा है, पूरा देखा है, गारंटी दे रहा हूं कि भाई साहब गणित में आप इजीली 70 में 60 नंबर ले आओगे अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट देखा है। हर वह विद्यार्थी जो 95 प्लस लाना चाहता है, मेरे द्वारा बताए गए अगर आपने 10 मॉडल पेपर तैयार कर लिए ना, गारंटी ले रहा हूं कि भाई साहब गणित में आप लोग इजीली 95 प्लस स्कोर कर लोगे। बस जो भी क्वेश्चंस बताते हैं भाई नोट करना है और कम से कम 3 बार घर में प्रैक्टिस करनी है रफ कॉपी में। गारंटी ले रहा हूं 2026 में गणित के पेपर में 95 प्लस आप ले आओगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।